हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज की वीडियो में हम बिहार का संपूर्ण जीके पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारे हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हम सभी प्रश्न को चित्र के माध्यम से समझेंगे। लगभग 200 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारे हर एग्जाम में प्रश्न बनता है। अब आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम सभी प्रश्न को एक एक कर पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा 19 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च, 27 मार्च। तो दोस्तों आप बताइए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। जो इस साल दोस्तों बिहार दिवस मनाया गया है वह 111वां बिहार दिवस मनाया गया है। ये भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। अब आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार की राजधानी कहाँ स्थित है, यानी बिहार की राजधानी कहाँ है, आपको यह बताना है। ऑप्शन देखते हैं, पटना, कोसी, दरभंगा और मगध। तो बिहार की राजधानी पटना है, आप सभी को मालूम है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, यानी बिहार का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, पटना, सारण, दरभंगा या मगध। आपको बताना है कि पटना का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, जो पटना का उच्च न्यायालय है वह बिहार का जो उच्च न्यायालय है वह पटना में स्थित है, जिसे हम इंग्लिश में पटना हाई कोर्ट कहते हैं और हिंदी में पटना उच्च न्यायालय कहते हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का राजकीय भाषा क्या है। आपको बताना है कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है। हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा हिंदी व उर्दू, संस्कृत व हिंदी, हिंदी व संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम है बिहार का राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। आपको बताना है कि बिहार का राजकीय जो वृक्ष है यानी पेड़ है वो कौन है। ऑप्शन देखते हैं हम, केला, पीपल, आम और नीम। आपको बताइए दोस्तों जल्दी से कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वह पीपल है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है, यानी बिहार का राजकीय फूल कौन सा है। ऑप्शन है हमारा कमल, गेंदा, गुलाब या इनमें से कोई नहीं। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। ऑप्शन है हमारा गाय, बैल, कुत्ता या घोड़ा। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यानी बिहार का जो राजकीय पशु है वह बैल है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। ऑप्शन है हमारा हंस, मोर, कोयल या गौरैया। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। गौरैया हर घर में पाया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कितने प्रमंडल हैं, यानी बिहार में कितने डिवीजन हैं। ऑप्शन देखते हैं हम, 7, 8, 9 या 11। तो दोस्तों आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रमंडल है। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। आप 9 प्रमंडल का नाम भी जान सकते हैं, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, सारण, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। दोस्तों ये हमारा 9 प्रमंडल है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कितने जिले हैं। ऑप्शन देखते हैं हम, 32, 34, 36 या 38। आपको बताना है कि बिहार में कितने जिले हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बिहार में कुल 38 जिले हैं, आपको याद रखना होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कितने अनुमंडल हैं। आपको बताना है कि बिहार में कितने अनुमंडल हैं। ऑप्शन देखते हैं हम, 95, 101, 105 या 119। आपको बताना है कि बिहार में कितने अनुमंडल हैं। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि बिहार में 101 अनुमंडल हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में विश्वविद्यालय की कुल कितनी संख्या। आपको बताना है कि बिहार में यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। ऑप्शन देखते हैं हम, 21, 23, 25 या 30। आपको बताना है कि बिहार में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं। तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, बिहार में कुल 21 विश्वविद्यालय हैं और जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। ये बिहार में है दोस्तों, तो आपको ये भी पॉइंट नोट करना होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला
कौन सा है, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले में है, आपको यह बताना है। ऑप्शन देखते हैं हम, बेगूसराय, दरभंगा, पटना या मधुबनी। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा पटना में जनसंख्या, यानी पटना जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यानी अभी दोस्तों हम पढ़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया था जिसमें पटना हुआ था। अब बताना है कि सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है। ऑप्शन देखते हैं हम, मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी या खगड़िया। तो आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, यानी बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है, यानी सबसे कम सेक्स रेशियो है। आपको यह बताना है दोस्तों बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है। ऑप्शन देखते हैं हम, मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद या मधेपुरा। तो आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं बिहार में सबसे कम लिंगानुपात जो है वह मुंगेर में है। और दोस्तों अगर यह पूछ दे कि बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले में है तो गोपालगंज में है और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। हम अभी दोस्तों बात कर रहे थे, पिछला प्रश्न में यह पूछा गया था कि सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में है, और इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिले में है। ऑप्शन देखते हैं हम, समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज या पटना। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, किस शैली की प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से बिहार की चक्रवर्ती देवी थी। आपको बताना है कि किस शैली की चित्रकार बिहार की चक्रवर्ती देवी थी। ऑप्शन देखेंगे हम पहले, मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा शैली, पटना शैली या इनमें से कोई नहीं। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं मंजूषा कला है। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम लोग पढ़े लिखे हैं। ऑप्शन देखते हैं हम, गया, पूर्णिया, समस्तीपुर या खगड़िया। तो बताइए दोस्तों, हम जानते हैं कि जो पूर्णिया है वहाँ सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। और दोस्तों यह पूछे कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा सबसे ज़्यादा पूछे तो रोहतास होगा और सबसे कम पूछे तो पूर्णिया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, यानी बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहां सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन देखते हैं हम, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा या मधुबनी। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यानी सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। अभी जो हम पढ़े थे वहाँ यह पूछा था कि बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता था, तो दोस्तों किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे कम वर्षा कहाँ होता है। ऑप्शन है हमारा अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर और बक्सर। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो औरंगाबाद है वहाँ सबसे कम वर्षा होता है और सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होता है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा किस ज़िले में होती है, यानी बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा किस ज़िले में होती है। देखते हैं ऑप्शन, किशनगंज, कैमूर, गया और मुजफ्फरपुर। तो ऑप्शन दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं गया में सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, यानी बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। ऑप्शन है हमारा भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी या पटना। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं यानी बिहार में सबसे बड़ा नगर पटना जिला है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या है। आपको बताना है कि बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन देखते हैं हम, बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश या आर्य प्रदेश। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो इसलिए हम बौद्ध मठ भी बिहार का शाब्दिक अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किस दिनांक में हुआ था, यानी बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, प्रश्न हमारा यह पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं हम, 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930 या 7 अप्रैल 1934। तो दोस्तों आप बताइए कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था।
ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 15 अप्रैल 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग कब प्रस्तुत की गई, यानी बिहार 1906, 1911 या 1936। तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी 1906 बिहार को अलग राज्य करने का निर्णय लिया गया था, यानी जो बिहार के नेता थे वो मांग किए थे कि 1906 में ही मांग किए थे कि बिहार को एक अलग राज्य के रूप में दर्जा मिलना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गया संग्रहालय यानी गया म्यूजियम की स्थापना निम्नलिखित में से बिहार में किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है कि गया म्यूजियम की स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन है हमारा 1969, 1970, 1972 या 1971। बताइए दोस्तों, गया म्यूजियम की स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 1970 में गया म्यूजियम की स्थापना हुआ था। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा में फिलहाल में कुल कितने सदस्य हैं, यानी वर्तमान में बिहार में विधानसभा में कितने सदस्य हैं, यह प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा 230, 243, 244 या 248। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं बिहार विधानसभा में कुल 243 सदस्य हैं वर्तमान में। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। बताइए दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं हम 18, 27, 32 या 40। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं आपको यह बताना है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कुल 40 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है हमारा 1915, 1916, 1919 या 1920। तो बताइए दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं। आपको बताना है कि बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं। ऑप्शन है हमारा 11, 13, 15 या 16। बताइए दोस्तों, बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं। तो आप सभी को मालूम है बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा। आपको बताना है कि बिहार का लोक नृत्य कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं हम, झाली, गरबा, कर्मा या जट जटिन। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि बिहार का लोक नृत्य जट जटिन है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। एक और नृत्य है जो बिहार का बहुत फेमस नृत्य है, विदेशिया, और दूसरा नृत्य है जट जटिन। तो दोस्तों ये दो नृत्य बिहार का लोक नृत्य है, तो आपको याद रखना होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी हैं। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ऑप्शन है हमारा मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे, तो वह बिहार के निवासी थे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, राजकुमार शुक्ला किस गांव के रहने वाले थे। दोस्तों राजकुमार शुक्ला जो थे वह गांधी जी को बुला कर लाए थे, इसलिए चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, यानी 1917 में गांधी जी को बुलाने वाले राजकुमार शुक्ला ही थे। ऑप्शन देखते हैं हम, मुरली खेर के या मुरली भरावा के, मुरली भीत के या मुरलीधर के। तो दोस्तों जो राजकुमार शुक्ला थे आप इनको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह बिहार के चंपारण जिले के मुरली भरावा गाँव के थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय ने कब त्याग पत्र दिया था। आपको बताना है कि महाधिवक्ता पद से बलदेव सहाय ने कब त्याग पत्र दिया था। ऑप्शन है हमारा 1942, 1943, 1913 या 1911। बताइए दोस्तों, आप बलदेव सहाय को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बलदेव सहाय 1942 में त्याग पत्र दिए थे। दोस्तों अगर यह प्रश्न पूछे कि बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, तो दोस्तों पीके शाही बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता है, यानी प्रशांत किशोर शाही बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में प्रथम बैठक कब हुई थी। दोस्तों आप कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ऑप्शन हमारा 1921, 1934 या 1937 या 1939। तो दोस्तों आपको मालूम है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को पटना में पहली बैठक 1934 में हुई थी। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ 1934 भी लिखा हुआ है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से वह नदी कौन सी है जो अपना पथ
परिवर्तित करती रहती है? नहीं, ऐसा कौन नदी है जो अपना रास्ता बदलते रहती है? ऑप्शन है हमारा सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी या गंडक नदी। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है जो कोसी नदी है वो अपना रास्ता बदलते रहती है, यानी अपना पथ बदलते रहती है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं? आपको बताना है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है, बिहार के किस जिले से कुछ हिस्से बंगाल को दिए गया है, प्रश्न यह पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा भागलपुर और समस्तीपुर जिले के, या पूर्णिया और मानभूम के, या जमशेदपुर या राजगीर। बताना है दोस्तों आपको बिहार के किस जिले से कुछ हिस्से बंगाल को दिया गया है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, पूर्णिया और मानभूम जिले के कुछ हिस्से पश्चिम बंगाल को दिया गया है, तो बी ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन है? यानी बिहार राज्य में सबसे ज्यादा केला कहाँ उत्पादन किया जाता है, प्रश्न यह पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर या इनमें से कोई नहीं। तो आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं हाजीपुर जिले में केला सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारत देश में मखाना की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? यानी जो भारत देश है उसमें मखाना की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो आप मखाना को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना की खेती होती है। दोस्तों मखाना में बिहार नंबर 1 स्थान पे आता है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में स्थित है? यानी बिहार राज्य किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है हमारा मैदानी क्षेत्र, ताल क्षेत्र में या पठारी क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो बिहार है वह मैदानी क्षेत्र में आता है, गंगा के मैदान के क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारा पटना, आरा, बरौनी या बाढ़ में। ऑप्शन दोस्तों ये बाढ़ गलत होगा, ये आपको इन 3 ऑप्शन में बताना है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं बरौनी में बिहार का तेल शोधक कारखाना है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? यानी बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, प्रश्न हमारा यह पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा अजय को, कोसी को, सोन को या बागमती को। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अगर प्रश्न ये पूछ ले तो कोसी नदी अपना रास्ता बार बार बदलते रहता है, इसलिए इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? यानी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किस नदी पे किया जाता है, प्रश्न हमारा यह पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा गंगा, पुनपुन, फाल्गु या कोसी। तो दोस्तों जो कोसी नदी है इसी पे बार बार बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। आप चित्र के माध्यम से कोसी नदी को देख सकते हैं, जिसे हम बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बहने वाली वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक में है? यानी ऐसा कौन सा नदी है जो बिहार में बहता है और जो अमरकंटक से निकलता है? ऑप्शन देखते हैं हम, कोयल, सोन नदी, पुनपुन नदी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं सोन नदी जो है जो अमरकंटक से निकलता है और बिहार राज्य में बहता है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य देश में सबसे आगे है? तो दोस्तों अभी बताए हैं मखाना में बिहार राज्य देश में सबसे ज़्यादा आगे है। तो देखिए चावल, गन्ना, मखाना या बांस। तो ऑप्शन सी हमारा मखाना सही होगा। दोस्तों जो बिहार है वह मखाना की खेती में नंबर 1 स्थान पे आता है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? यानी दोस्तों पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? आप सभी को मालूम है पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है, जिसे शेरशाह सूरी ने चेंज किया था। तो आपको बताना है कि किस पुस्तक में यानी वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के जो प्रशासन था उसका सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है, यानी वर्णन मिलता है। ऑप्शन देखते हैं हम, दिव्यवदान, अर्थशास्त्र,
इंडिका या अशोक के शिलालेख। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही होगा, इंडिका। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं इंडिका में जो पाटलिपुत्र के प्रशासन है उसमें सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। अगर प्रश्न यह पूछे कि इंडिका किसने लिखा है तो दोस्तों यह मेगास्थनीज ने लिखा था। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है, यानी बिहार में पूरब में कौन सा राज्य स्थित है। ऑप्शन है हमारा पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड या राजस्थान। तो दोस्तों आपको मालूम है बिहार की जो पूरब में वो पश्चिम बंगाल स्थित है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगर उत्तर में पूछे तो उत्तर में झारखंड है दोस्तों, उत्तर में नहीं दोस्तों, अगर दक्षिण पूछे तो दक्षिण में झारखंड है। बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है और जो पूरा पश्चिम में है दोस्तों वह उत्तर प्रदेश स्थित है। आप दोस्तों एक बार और समझ लीजिए, बिहार के अगर पूरब में पूछे तो पश्चिम बंगाल स्थित है, अगर दोस्तों उत्तर में पूछे तो नेपाल स्थित है, अगर पश्चिम में पूछे तो उत्तर प्रदेश और दक्षिण में पूछे तो झारखंड स्थित है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है, यानी ककोलत जो जलप्रपात है वो बिहार के राज्य के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखते हैं हम, पटना, नवादा, मुंगेर या नालंदा। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो ककोलत जलप्रपात है वो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग कितने टन है, यानी बिहार में जो कोयले का भंडार है वह लगभग कितना है, प्रश्न हमारा यह पूछ रहा है। ऑप्शन हमारा 1260 करोड़ टन या 303 करोड़ टन या 16 करोड़ टन या 20 करोड़ टन। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही होगा, बिहार में लगभग कोयले का 16 करोड़ टन पाया जाता है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य में कौन सी झील पाई जाती है, बिहार में कौन, ऑप्शन में जो है उसमें से कौन झील बिहार में पाया जाता है आपको यह बताना है। सांबर झील, अनुपम झील या सुखना झील या कामा झील। तो दोस्तों आपको मालूम है बिहार में अनुपम झील पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आप अनुपम झील को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त सम्राट कौन था जिसने हुणों को पराजित किया था, आपको बताना है दोस्तों गुप्त सम्राट में ऐसा कौन सा राजा था जिसने हुणों को पराजित किया था, यानी हरा दिया था। ऑप्शन हमारा स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या रामगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो स्कंदगुप्त राजा था जिसने हुणों को पराजित किया था, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक के पिता कौन थे, आपको बताना है कि सम्राट अशोक जो राजा थे उनके पिता कौन थे। ऑप्शन हमारा बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहदत्त या बिंदुसार। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं सम्राट अशोक के जो पिता थे वह बिंदुसार थे, यानी बिंदुसार को आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, बिंदुसार। आइए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ स्थित थी, यानी 6ठी सदी में विश्व की गणतंत्र व्यवस्था कहाँ स्थित थी पूरा विश्व में। तो ऑप्शन हमारा वैशाली, पाटलिपुत्र या स्पार्टा या एथेंस। बताइए दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं वैशाली जिला जो भारत का या विश्व का पहला गणतांत्रिक राज्य है यानी जिला था। अब आइए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था, यानी जब दोस्तों बिहार आज़ाद नहीं हुआ था, बिहार अलग नहीं हुआ था, उस समय जो बड़े जमींदार थे वो अपना राजनीतिक शक्ति को कैसे बचाते थे। ऑप्शन देखते हैं हम, राज्य संसाधन द्वारा, संस्कृति द्वारा या आर्थिक स्थिति द्वारा या सामाजिक स्थिति द्वारा। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है बड़े जमींदार अपना राजनीतिक शक्ति जो थे वो अपने आर्थिक स्थिति के द्वारा बचाते थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय था वह किस कारण से विश्व में प्रसिद्ध था, आपको यह बताना है। ऑप्शन हमारा चिकित्सा विज्ञान या रसायन विज्ञान या बौद्ध धर्म दर्शन या तर्कशास्त्र। तो बताइए दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो बौद्ध धर्म था उसमें नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म को पढ़ाया जाता था, यानी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय फेमस था यानी विश्व प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा।
अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में सर्वप्रथम आने वाला अंग्रेज यात्री कौन था? आपको बताना है कि बिहार में सबसे पहले वो कौन सा अंग्रेज यात्री था जो बिहार में आया था। ऑप्शन है हमारा पीटर मुंडी, बिशप हीबर और जॉन मार्शल या राल्फ फिच। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो राल्फ फिच था वो बिहार में सबसे पहले आने वाला विदेशी यात्री है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? यानी मौर्य सम्राट का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन है हमारा अवंती वर्मा, बृहद्रथ या नंदीवर्धन या जालौक। बताइए दोस्तों अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही होगा। जो बृहद्रथ राजा था वह मौर्य सम्राट का अंतिम राजा था। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है आपको यह बताना है। ऑप्शन देखते हैं हम, संतूर वादन या तबला वादन या बांसुरी वादन या शहनाई वादन। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है जो बिस्मिल्लाह खान थे वह शहनाई वादन थे, शहनाई वादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्न में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? आपको दोस्तों क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि नहीं पूछा है, यानी जो गोपाल सिंह नेपाली थे वो किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था। ऑप्शन हमारा सुधा, हंस, प्रभात या दी मुरली। बताना है दोस्तों गोपाल सिंह नेपाली किस पत्र का संपादन नहीं किए थे। जल्दी दोस्तों ऑप्शन देके जवाब दीजिए। आप सभी को मालूम है दोस्तों जो गोपाल सिंह नेपाली थे वो हंस पत्रिका का संपादन नहीं किए थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन के साथ जुड़े थे? आप सच्चिदानंद सिन्हा को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ऑप्शन हमारा दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या इनमें से किसी के साथ नहीं। तो दोस्तों जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वह भारत जोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य की पेंटिंग विधा कौन सी है? यानी बिहार की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग विधा कौन सी है? ऑप्शन है हमारा मधुबनी, मुगल, पिछवई या श्रीरंगम। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं मधुबनी पेंटिंग विश्व में बिहार से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, मधुबनी। अगला प्रश्न देखते हैं। सोनपुर मेला किस नाम से जाना जाता है? यानी जो सोनपुर मेला होता है उसे हम और किस नाम से जानते हैं? प्रश्न आपसे यह पूछा गया है। ऑप्शन है हमारा हरिहर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला या सौराठ मेला या वैशाली मेला। तो दोस्तों सोनपुर मेला को हम हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? ऑप्शन देखते हैं हम, राजकुमार शुक्ला, नंदलाल बसु या अवधेश कुमार सिन्हा या वीर कुंवर सिंह। आपको बताना है बिहार में जो 1857 की क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था? तो दोस्तों आप सभी को मालूम है जो वीर कुंवर सिंह थे वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे बिहार से। आप वीर कुंवर सिंह को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के रहने वाले थे। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो दोस्तों हम अभी बताए हैं वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था जो कुंवर सिंह के विरुद्ध था? यानी आरा में ऐसा कौन अंग्रेज सैनिक था जो वीर कुंवर सिंह के साथ युद्ध किया था? आपसे प्रश्न यह पूछा गया है। ऑप्शन हमारा मिलमैन, कैप्टन डनवर या लुगार्ड या कैप्टन ली ग्राउंड। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कैप्टन डनवर जो था वह वीर कुंवर सिंह के साथ युद्ध लड़ा था। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी रचना थी जिससे दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की ऐसी कौन सी रचना थी जिससे वह विश्व में प्रचलित हुए, यानी राष्ट्र कवि के रूप में प्रचलित हुए? आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन हमारा उर्वशी, हुंकार या धूप छाव या रेणुका। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर रेणुका के लिए राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं।
बिहार राज्य का जिला मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयास कब किया गया था? तो दोस्तों एक बात आपको बता दें, जो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की मारने का प्रयास किया था वह खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किया था। ऑप्शन देखते हैं हम, 1908, 1909, 1907 या 1911। बताना है दोस्तों, बिहार में जो मुजफ्फरपुर जिला है उसमें किंग्स फोर्ड की मारने यानी हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो दोस्तों आप सभी को मालूम है 1908 में किया गया था, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। पटना कलम या पटना शैली की आखिरी चित्रकार किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, जो पटना शैली है यानी पटना कलम है उसका आखिरी चित्रकार किसे माना जाता है? प्रश्न हमारा यह पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा नंदलाल बसु को, अवधेश कुमार सिन्हा को, या ईश्वरी प्रसाद को, या केदार शर्मा को। बताइए दोस्तों, पटना कलम या पटना शैली का आखिरी चित्रकार किसे माना जाता है? आप पटना शैली को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ईश्वरी प्रसाद को पटना कलम या पटना शैली का आखिरी चित्रकार माना जाता है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की प्रचलित कला कौन सी है, यानी बिहार की फेमस कला कौन सी है? ऑप्शन हमारा मधुबनी, अवधी, मुगल, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं मधुबनी जो पेंटिंग है वह बिहार की सबसे प्रचलित पेंटिंग है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है, यानी बिहार का सबसे फेमस यानी प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? ऑप्शन है हमारा दुर्गा पूजा, बैसाखी, या छठ पूजा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं बिहार का सबसे प्रचलित पर्व छठ पूजा है, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, छठ पूजा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का अद्वितीय त्यौहार निम्न में से कौन सा है, यानी बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन है आपको यह बताना है। ऑप्शन हमारा दीपावली, छठ, विनायक चतुर्थी, या बिहू। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं बिहार का अद्वितीय त्यौहार बिहू है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? जो नव नालंदा महाविहार है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा महावीर का जन्म स्थान, संग्रहालय, या पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, या हवेन सॉन्ग स्मारक के लिए। दोस्तों आप हवेन सॉन्ग को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जो नव नालंदा महाविहार है वह हवेन सॉन्ग स्मारक के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य मंदिर निम्न में से किस नगर में स्थित है? आपको बताना है कि सूर्य मंदिर किस नगर में स्थित है। आप ऑप्शन देखिए, गया, रांची, देव, या बोध गया। जल्दी बताइए दोस्तों। दोस्तों सूर्य मंदिर देव में स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आप सूर्य मंदिर को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? आपको श्री नरसिंह नारायण को आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यह पूछ रहा है प्रश्न कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ऑप्शन है हमारा समाजवादी, साम्यवादी, या अंतर्राष्ट्रीयवादी, या राष्ट्रवादी। बताइए दोस्तों श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि यह एक समाजवादी थे, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। जयप्रकाश नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस पार्टी से था? यानी जो जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उसका संबंध किससे है? बताना है आपको ये। ऑप्शन है हमारा कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, या किसान सभा। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण का संबंध समाजवादी से था, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे? आप रामचंद्र शर्मा को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। प्रश्न यह पूछ रहा है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव के रहने वाले थे? ऑप्शन है हमारा इंद्रपुर, गोगरी, अमराहा, या पेमा। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है रामचंद्र शर्मा अमराहा के निवासी थे, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं इनको, जिन्होंने बिहार में किसान सभा की स्थापना किया था। ऑप्शन है हमारा सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, या स्वामी अग्निवेश, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आप सहजानंद सरस्वती को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं।
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? आपको बताना है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन देखते हैं हम, फरवरी 1931 या जनवरी 1933 में या मार्च 1929 में या अप्रैल 1922 में। बताइए दोस्तों, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों आप सभी को मालूम है कि मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य बंगाल से अलग किस वर्ष हुआ था? बताना है कि आपको बिहार जो राज्य है वह बंगाल से कब अलग हुआ था। ऑप्शन हमारा 1911, 1912, 1813 या 1814 में। तो दोस्तों 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए हम 22 मार्च को अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए दोस्तों हम 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे? आपको बताना है कि 1857 में जो क्रांति हुआ था उसमें बिहार के नेता कौन थे। ऑप्शन हमारा मौलवी अहमदुल्लाह, कुंवर सिंह या तात्या टोपे या इनमें से कोई नहीं। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं 1857 की क्रांति में बिहार से जो नेता थे उनका नाम है वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर के रहने वाले थे, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही होगा, यानी वीर कुंवर सिंह बिहार के नेता थे 1857 की क्रांति के समय। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार राज्य और उड़ीसा राज्य का बंटवारा कब किया गया था? बिहार राज्य से उड़ीसा राज्य अलग कब हुआ था? प्रश्न हमारा यह पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, 1932 में या 1936 में या 1937 में या 1938 में। तो दोस्तों 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। अगर प्रश्न यह पूछे कि बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था, तो दोस्तों 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और यह प्रश्न पूछे कि बिहार जो है वह बंगाल से कब अलग हुआ था, तो दोस्तों बंगाल से बिहार 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मगध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है बिहार में। ऑप्शन देखें हम, आरा, मधेपुरा, बोधगया या दरभंगा। तो दोस्तों आपके हिंट्स के लिए हम चित्र भी लगा दिए हैं, अगर जो ये चित्र देखे होंगे वह ऑप्शन बता सकते हैं कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ये वही पेड़ है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये पीपल का वृक्ष दोस्तों कहाँ है? तो ये गया में है, यानी बोध गया में है, जिसे हम बोध गया के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो दोस्तों मगध विश्वविद्यालय बोध गया में है, आपको यह याद रखना होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी किसने लिखा था? यानी बिहार का जो बिहारी समाचार पत्र है वह किसने लिखा था? प्रश्न हमारा यह पूछ रहा है। ऑप्शन हमारा बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद या बाबू राम प्रसाद। तो दोस्तों बिहारी समाचार पत्र बाबू महेश्वर प्रसाद ने लिखा था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा नष्ट किया गया था? बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग यानी नष्ट किसके द्वारा किया गया था। ऐसा दोस्तों एक राजा था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था, जिससे वहाँ की सारी पुस्तकें जल गई थी। यानी नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, आपसे प्रश्न यह पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं हम, बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं तो देख लीजिए, ये बख्तियार खिलजी हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो ऑप्शन बख्तियार खिलजी ए ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों अगर यह प्रश्न पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो दोस्तों कुमारगुप्त वन ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, आपको यह बताना है। ऑप्शन देखते हैं हम, पूसा, समस्तीपुर, मधेपुरा, कंकड़बाग, पटना या दरभंगा। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में है, और यह पूछे कि समस्तीपुर में कहाँ, तो पूसा जिले में। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, समस्तीपुर। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आप समस्तीपुर रेलवे स्टेशन को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं।
पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? दोस्तों बताना है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सबसे पहले अपना राजधानी बताया था। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। दोस्तों इस जो 3 ऑप्शन दिया है, इन 3 ऑप्शन में सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपना राजधानी कौन बनाया था? ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क और अशोक महान। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था, उन्होंने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपने राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन क्या होगा सही हमारा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों अगर ऐसे पूछे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था, तो दोस्तों उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना 455 BC में किया था, यानी 455 ईसा पूर्व में किया था। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत यानी मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन देखते हैं हम। 17 अप्रैल 1858, 10 जून 1858, 9 मई 1858, 12 मई 1858। दोस्तों आप वीर कुंवर सिंह को देख सकते हैं, 1857 की क्रांति के समय में इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। जल्दी बताइए दोस्तों, वीर कुंवर सिंह का निधन कब हुआ था, आपको यह बताना है। तो दोस्तों सी ऑप्शन देखते हैं हम। 9 मई 1858 को वीर कुंवर सिंह का मृत्यु हुआ था, यानी देहांत हुआ था। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? आप बिरसा मुंडा को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं हम। चंपारण, अलीपुर, बलिया या रांची। तो दोस्तों बिरसा जो मुंडा थे वह रांची के रहने वाले थे, इसलिए इनका कार्य क्षेत्र कहाँ होगा? रांची होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था? आप स्वामी सहजानंद को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। प्रश्न यह पूछा गया है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था? ऑप्शन देखते हैं हम। बिहार का जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, या बिहार के किसान आंदोलन के साथ, या बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है इनका संबंध इनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। इन्होंने बिहार में किसान आंदोलन किया था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन हमारा चाणक्य, कणाद या पराशर या वात्स्यायन। तो दोस्तों आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम चाणक्य था। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। एक और पॉइंट दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में किसान आंदोलन के साथ निम्नलिखित में से कौन जुड़े थे? आपको बताना है जो बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें कौन जुड़े थे। ऑप्शन हमारा राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। और दोस्तों ये बिहार के प्रथम राष्ट्रपति, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था और इसकी पहली बैठक कहाँ हुआ था? ऑप्शन हमारा दिल्ली, लाहौर, पटना या नासिक में। तो दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और पूछे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों स्थापना इसकी 1934 में हुआ था। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार केसरी के नाम से निम्नलिखित में से किसे संबोधित किया जाता है? यानी ऐसा कौन सा नेता है जिसे हम बिहार केसरी कहते हैं? ऑप्शन है हमारा अनुग्रह नारायण सिंह या कर्पूरी ठाकुर या डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह या जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण को हम बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। एक और पॉइंट दोस्तों, बिहार के सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो डॉक्टर श्री कृष्ण थे ही। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से मिलती है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा बिहार से मिलता है। प्रश्न ऑप्शन है हमारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन। तो दोस्तों ये बिहार है, आपको दिख रहा है। बिहार के उत्तर में नेपाल देश है एक, ठीक है। तो बिहार अपना जो उत्तर में नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यानी बिहार नॉर्थ में नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक ही देश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, किसके साथ? नेपाल के साथ। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड को अलग राज्य बनाया गया। आपको बताना है कि बिहार का कितना प्रतिशत जमीन देकर बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया। ऑप्शन है हमारा 38%, 45% या 42% या 51%। बताइए दोस्तों, बिहार में कितना जमीन देकर अलग राज्य बनाया गया। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है 45% जमीन में से 45% जमीन अलग करके झारखंड एक राज्य बनाया गया। और यह प्रश्न पूछे कि झारखंड अलग बिहार से अलग कब हुआ, तो दोस्तों 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाले मुगल शासक कौन था। यानी ऐसा कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। ऑप्शन है हमारा बाबर, जहांगीर, अकबर या हुमायूं। बताइए दोस्तों, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो अकबर जो राजा था मुगल काल का, जिसने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न हमारा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा उदयन है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगर यह पूछे कि उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना कब किया था, तो 455 ईसा पूर्व में किया था, यानी 455 बीसी में किया था। और एक और प्रश्न पूछे कि पाटलिपुत्र का पटना नाम किसने रखा था, यानी पाटलिपुत्र का नाम चेंज कर पटना किसने रखा था, तो शेरशाह सूरी ने इसका पटना नाम रखा था। अगला प्रश्न हमारा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे बना है। यानी जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल है वह किससे बना है, आपको यह बताना है। ऑप्शन हमारा ईंटों का, मिट्टी का, लकड़ी का या पत्थर का। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वह लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से गवर्नर जनरल के समय गोलघर का निर्माण हुआ था। आप गोलघर को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस गवर्नर के समय बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। ऑप्शन हमारा वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर जॉन शूर के द्वारा। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था जिसने बिहार में गोलघर का निर्माण कराया था। ये गोलघर दोस्तों बिहार के पटना जिले में स्थित है, जहां बिहार की राजधानी है। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों बिहार में कौन कौन धर्म के लिए बिहार प्रसिद्ध है, आपको यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं हम, सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए या जैनों के लिए या बौद्धों के लिए। तो दोस्तों इन सभी धर्मों के लिए बिहार फेमस है यानी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, मेघास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारा अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या ऋग्वेद। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है मेघास्थनीज का पुस्तक का नाम इंडिका है, जिसमें पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया, यानी पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन पूछे किसमें किया गया है, तो इंडिका पुस्तक में ही किया गया है। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है, मेघास्थनीज ने। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेघास्थनीज जो था वह आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा के दीवानी में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कब प्रदान किया था। ऑप्शन हमारा 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों 102 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दोस्तों 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी में सम्राट शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। अगर डेट पूछे तो 12 अगस्त 1765, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक किस मुसलमान शासक के शासनकाल में पुनः स्थापित किया गया। बताना है दोस्तों बिहार में ऐसा कौन मुसलमान शासक था जिसमें बिहार का जो प्रतिष्ठा था वह खो गया था, उसे पुनः लाया गया यानी पुनः लागू किया गया। ऑप्शन हमारा अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के द्वारा या जहांगीर के शासनकाल में या शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार में जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसे पुनः स्थापित किया गया यानी पुनः लाया गया। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आप शेरशाह सूरी को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अवंती के हमले से बचने के लिए
अजातशत्रु ने जो किला बंदी की थी वह किला उसने कहाँ बनवाया था? बताना है दोस्तों, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए जो किला बनवाया था वह बिहार में कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारा वैशाली, राजगीर में, या अंग में, या पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं राजगीर में अजातशत्रु का किला बंदी है। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में किस शासक द्वारा चयन किया गया? यानी पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा चयन किया गया कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम, अजातशत्रु द्वारा, कनिष्क द्वारा, या उदयन द्वारा, या कालाशोक द्वारा। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। उदयन ने कब किया था? 455 BC में किया था, और सर्वप्रथम उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के कौन सा क्रांतिकारी ने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? दोस्तों आपको बताना है कि बिहार से ऐसा कौन सा क्रांतिकारी नेता था जिसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? ऑप्शन देखते हैं हम, फणींद्रनाथ घोष, भगत सिंह, या अजय घोष, या ज्योतिन्द्रनाथ ने। तो दोस्तों आपको मालूम है बिहार के क्रांतिकारी नेता कौन थे? फणींद्रनाथ घोष, जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। अगर दोस्तों यह पूछे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने किया था, तो भगत सिंह ने किया था। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? यानी जो चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था उसमें कौन शामिल नहीं हुआ था? प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन है हमारा जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्योंकि नहीं पूछा है इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से किसका वर्णन मिलता है? यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य में राजा थे उनमें विशिष्ट रूप से किस राजा का वर्णन मिलता है? ऑप्शन हमारा अशोक, कुणाल, या बिंदुसार, या चंद्रगुप्त। दोस्तों बताइए इसका उत्तर क्या होगा? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन चंद्रगुप्त का ही मिलता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आप इन्हें चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर बिहार सरकार के द्वारा अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? ऑप्शन हमारा 40%, 46%, या 50%, या 60%। बताना है दोस्तों आपको, जल्दी बताइए। दोस्तों 46% जो है बिहार सरकार है वो कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर खर्च करता है, यानी व्यय करता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार का विकासात्मक व्यय, यानी व्यय मतलब दोस्तों खर्च होता है, वर्ष 2006 और 2007 में कुल कितना व्यय था? आपको बताना है कि बिहार के विकास के लिए 2006 और 2007 में कितना खर्च किया गया। ऑप्शन हमारा लगभग 60%, या 67%, या 56%, या 54%। बताइए दोस्तों बिहार विकासात्मक कार्य में कितना खर्च किया गया? दोस्तों लगभग 60% खर्च किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का कौन से ग्रंथ में विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया? यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था, उनका विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? ऑप्शन हमारा भास, अश्वघोष, या विशाख दत्त, या शूद्रक। तो दोस्तों विशाख दत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के शासक का उल्लेख किस अभिलेखों के रूप में किया गया है? दोस्तों आपको बताना है कि प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय किस शासक को कहा जाता था। ऑप्शन हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, या अशोक। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है अशोक का ही उपनाम क्या था? प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय। आप अशोक को चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अशोक जो थे वह मौर्य वंश के एक राजा थे। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमादित्य किस शासक के गुप्त वंश को कहा जाता है? यानी जो गुप्त वंश था उसमें एक राजा था जिसे हम विक्रमादित्य कहते थे, वह कौन सा राजा था? ऑप्शन हमारा समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या चंद्रगुप्त प्रथम। जल्दी बताइए दोस्तों 113 नंबर का जवाब क्या होगा?
दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसे हम विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश का राजा था दोस्तों? यह गुप्त वंश का राजा था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर अगली बार से आपसे प्रश्न पूछे कि विक्रमादित्य को किस नाम से, विक्रमादित्य किस राजा को कहा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित होती है? यानी कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन है हमारा ताप्ती नर्मदा, चंबल बेतवा या सोन बेतवा या नर्मदा सोन। तो दोस्तों अमरकंटक से दो नदियां निकलती है। कौन कौन सी नदियां निकलती है? नर्मदा नदी और सोन नदी निकलती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहां पर स्थित है? दोस्तों इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय को हम क्या कहते हैं? इसे हम इग्नू भी कहते हैं शॉर्टकट में। ये बिहार में पटना में इसका ऑफिस है, यानी पटना में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। दोस्तों अगर आपको किसी भी मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी क्लास पढ़ना है, जैसे बीए या इंटर पढ़ना हो, अगर आपको डिस्टेंस से पढ़ना हो तो आप इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय से पढ़ सकते हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश के बाद कौन से वंश को राज्य में स्थापित किया गया? यानी मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया, आपको यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था घनानंद, उसे मार के दूसरा वंश स्थापित किया गया था। अगर यह प्रश्न पूछे कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, तो आपको याद रखना होगा घनानंद था। ऑप्शन देखते हैं हम, शंक वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या कुषाण वंश। दोस्तों मौर्य वंश के बाद शुंग वंश स्थापित हुआ था। जो शुंग वंश की स्थापना जिसने किया था, उसने मौर्य वंश का अंतिम राजा तो घनानंद था, उसे मार के शुंग वंश की स्थापना किया था। तो दोस्तों कौन से राजा मारा था? तो पुष्यमित्र शुंग ने मारा था और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था और मौर्य वंश के अंतिम राजा को मारा था। अंतिम राजा कौन था? घनानंद था। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम अभिलेखों में अशोक के ब्राह्मी को किसने पढ़ा था? दोस्तों अशोक के बहुत से अभिलेख हैं, उसमें एक अभिलेख है ब्राह्मी। तो पूछ रहा है प्रश्न में ब्राह्मी अभिलेख को किसने पढ़ा था? ब्राह्मी अभिलेख किसका था? अशोक का था। दोस्तों ब्राह्मी अभिलेख को किसने पढ़ा था, आपको यह बताना है। ऑप्शन है हमारा बीएन मिश्रा, प्रिंसेप, HD शौकलिया या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं प्रिंसेप जो था उसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था और इसी ने ब्राह्मी अभिलेख को भी पढ़ा था। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य में एक राजा था सैंड्रोकोटस, उससे पहचान किसने कराया था? आपसे प्रश्न यह पूछ रहा है। ऑप्शन हमारा RK मुखर्जी, विलियम जोन्स या DR भंडारकर या BA स्मिथ। तो दोस्तों आपको मालूम है विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कराई थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, पहला दूरदर्शन केंद्र बिहार के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थापित किया गया? आपको बताना है कि दोस्तों बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन है हमारा सहरसा, गया, पटना या मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों आप इसका आंसर दे सकते हैं, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। बिहार में सबसे पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अब आइए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। पटना में अखबार का प्रकाशन किस में होता था? यानी जो पटना में अखबार का जो प्रकाशन होता था वह किस में होता था? प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है। ऑप्शन हमारा इंडियन नेशन, डॉन या प्रभाकर या पंजाब केसरी। तो दोस्तों इंडियन नेशन में जो पटना में अखबार का प्रकाशन होता था वह इंडियन नेशन में होता था। अगला प्रश्न हमारा, मगध पर नंद वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया था? दोस्तों आपको बताना है कि नंद वंश के बाद किस राजवंश ने राज किया था मगध पर? ऑप्शन है मौर्य, कुषाण या गुप्त या शुंग। तो दोस्तों मौर्य वंश नंद वंश के बाद स्थापित हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। मगध के किस सम्राट ने अपने आप को एकराट कहा है? बताइए दोस्तों मगध के कौन से राजा जिसने अपने आप को एकराट कहा है? ऑप्शन है हमारा बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक या महापद्म नंद ने। तो दोस्तों महापद्म नंद ने अपने आप को क्या कहा है? एकराट कहा है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, महापद्म नंद। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? ऑप्शन है हमारा गन्ना, चाय और जौ, चावल, गेहूं एवं मक्का, मूंगफली, कॉफी एवं जौ और
इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो चावल, गेहूं और मक्का है ये बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है? आपको बताना है कि कौन सी नदी में से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। ऑप्शन है हमारा सोन, मयूराक्षी या गंडक या कोसी। बताइए दोस्तों 124 नंबर का उत्तर क्या होना चाहिए? दोस्तों गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आइए गंडक नदी को आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहली बार बिहार राज्य में किनके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों ऑप्शन हमारा नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। बताना है दोस्तों बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं सुशील मोदी जो नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कौन से स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? आपको बताना है कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ऑप्शन हमारा मस्की का लघु शिलालेख या भारबू शिलालेख या रानी का स्तंभ लेख या रुमिनदेई अभिलेख। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही होगा। मस्की का लघु शिलालेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आप सम्राट अशोक को चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये मौर्य वंश के राजा थे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। सीता भूमि के अर्थशास्त्र के अनुसार इसका क्या अभिप्राय है? देखिए दोस्तों सीता भूमि जो भूमि था उसे अर्थशास्त्र के रूप में इसका अभिप्राय क्या है? प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है। ऑप्शन हमारा न जोते जाने वाली अनुपयोगी भूमि या जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली जमीन या ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि या इनमें से कोई नहीं। बताना है दोस्तों आपको सीता भूमि का अर्थ क्या था। 127 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली जमीन इसका अर्थ था। जो सीता भूमि था उस अर्थशास्त्र के रूप में इसका अभिप्राय यही था कि जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली जमीन, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए हम दोस्तों आप सीता भूमि को चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय में चालू मूल्यों पर भारत का कौन सा राज्य है? बताना है दोस्तों प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय में चालू मूल्यों पर भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन है हमारा राजस्थान, गुजरात, बिहार या उड़ीसा। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, बिहार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मगध में स्थित मौर्य वंश के शासनकाल की स्थापना किसने किया था? आपको बताना है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था। सम्राट अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आप चंद्रगुप्त मौर्य को चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। मगध का वह कौन सा राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था? आपको बताना है कि मगध का ऐसा कौन सा राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था। ऑप्शन है हमारा महापद्मनंद या चंद्रगुप्त मौर्य या सुकल्प या घनानंद। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं जो घनानंद राजा था वह सिकंदर महान के समकालीन था, तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा दोस्तों, घनानंद। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? दोस्तों आपसे पहले ही बता चुके हैं कि इंडिका जो बुक था उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। दोस्तों इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा था, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भांगर मिट्टी बिहार में कहाँ मिलती है? आपको बताना है कि बिहार में भांगर मिट्टी कहाँ मिलता है। ऑप्शन देखते हैं हम। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा या मुजफ्फरपुर क्षेत्र में या पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया या सासाराम क्षेत्र में या गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र में या गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में। बताना है दोस्तों भांगर मिट्टी जो है वह बिहार में कहाँ मिलता है। जल्दी बताइए दोस्तों 132 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। दोस्तों भांगर मिट्टी जो है वह पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जिलों के क्षेत्रों में भांगर मिट्टी मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सर्वप्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपको दोस्तों एक पॉइंट नोट करना होगा कि विश्व का प्रथम गणतांत्रिक प्रदेश अगर पूछे तो वैशाली होगा,
ठीक है दोस्तों, वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपको यह पूछ रहा है कि वैशाली में जो गणतंत्र है उसे किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन हमारा मौर्य, लिच्छवी, गुप्त या नंद। तो दोस्तों लिच्छवी के द्वारा वैशाली में पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य से वैवाहिक संबंध बिंबिसार ने स्थापित नहीं किया था? आपको बताना है कि बिंबिसार ने किस राज्य से अपना वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। दोस्तों यहाँ ऑप्शन में प्रश्न में नहीं पूछा हमसे, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों बिंबिसार ये राजा थे जिन्होंने किस वंश का स्थापना किया था, आपको यह बताना है। बिंबिसार ऑप्शन है हमारा कौशल, विदेह या मद्र या वजिद लिच्छवी। दोस्तों इस वैवाहिक संबंध बिंबिसार पूछे तो विदेह से स्थापित नहीं किया था। दोस्तों बिंबिसार किस राजवंश की स्थापना किए थे आप बताना होगा, हमको याद नहीं आ रहा है बिंबिसार। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, तब तक याद आएगा। अगला प्रश्न हमारा चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का किससे जुड़ा था? आपको बताना है कि बिहार में जो गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था वह किससे जुड़ा था? एक और बात बताइएगा दोस्तों, गांधी जी को चंपारण में किसने बुलाया था? तो दोस्तों राजकुमार शुक्ला जो मुरली भरावा के निवासी थे, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण में बुलाया था चंपारण आंदोलन के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 कठिया, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 3 कठिया का मतलब होता है दोस्तों 3/20। यहाँ पे बिहार के चंपारण जिले में जो अंग्रेज थे वो किसानों से जबरदस्ती अपने जमीन के 3/20 हिस्सों में नील की खेती कराते थे, जिसके विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर किसने बसाया था? दोस्तों जो प्राचीन पाटलिपुत्र था इसका नाम चेंज किसने किया था? तो दोस्तों इसका नाम चेंज शेरशाह सूरी ने किया था। और पाटलिपुत्र को स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। दोस्तों एक और जो नहीं बताया था मैं भी बता दे रहे हैं। दोस्तों बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था, ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था और बिंबिसार का मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। यानी मगध साम्राज्य में सबसे पहला किसने अपना वंश स्थापित किया था? तो दोस्तों बिंबिसार ने हर्यक वंश। और हर्यक वंश का तीसरा राजा था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। तो दोस्तों ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट अगला प्रश्न हम देखते हैं। उत्तर भारत में बिहार के समूचे में राजनीतिक शासनकाल में मध्यकाल के किस शासक का प्रभाव पड़ा? बताना है दोस्तों बिहार में राजनीतिक शासनकाल में मध्यकाल में किस शासक का प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन हमारा हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शेरशाह सूरी। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का बिहार में प्रभाव पड़ा था राजनीतिक। तो आइए दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मुंगेर को अपनी राजधानी बंगाल के किस नवाब ने बनाया था? दोस्तों मुंगेर को अपनी राजधानी बंगाल के किस राजा ने, यानी राजा का मतलब दोस्तों नवाब, किस नवाब ने बनाया था मुंगेर को अपनी राजधानी? आपसे प्रश्न यह पूछ रहा है। अलीवर्दी खां, मीर कासिम या मीर जाफिर या सिराजुद्दौला ने? तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, मगध को अपनी राजधानी मीर कासिम ने बनाया था। ये बंगाल का एक नवाब थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, मीर कासिम। अगला प्रश्न हमारा, राजकुमारी चलाना कौन थी? बताना है दोस्तों आपको राजकुमारी चलाना कौन थी। ऑप्शन हमारा वजीज लिच्छवी राजकुमारी थी, मद्र राजकुमारी या कौशल राज की पुत्री थी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 139 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप बताइए जल्दी से। दोस्तों राजकुमारी चलाना वजीज लिच्छवी राजकुमारी थी, यानी वजीज लिच्छवी की यह रानी थी। आइए अगला दोस्तों, राजकुमारी चलाना से किसने शादी किया था? आपको यह बताना होगा कमेंट बॉक्स में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? आपको बताना है कि बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है हमारा 1930, 1931 या 1932 या 1935। जल्दी बताइए दोस्तों, बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने कब हुआ था? तो दोस्तों 1931 में हुआ था। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1931 होगा। यानी बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन
जो दोस्तों बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में कौन से आंदोलन में हिस्सा था। दोस्तों बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन हुआ था, वह किस आंदोलन का हिस्सा था, प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, या भारत छोड़ो आंदोलन का, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो दोस्तों आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। इसमें दोस्तों बेगूसराय में जो चौकीदार थे उन्होंने कर देने से इनकार कर दिया था। ये दोस्तों किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो दोस्तों ये गांधी जी के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था 1930 में, उस आंदोलन का ही एक हिस्सा था। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय किस जगह पर है। दोस्तों बताइए जल्दी, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ है। ऑप्शन देखते हैं हम, दरभंगा, पटना, मधेपुरा या आरा। तो दोस्तों भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय ये मधेपुरा में है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के कौन थे। आपको बताना है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय के थे उसमें सबसे प्रसिद्ध कुलपति एक थे, उनका नाम क्या था, आपसे प्रश्न यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारा ज्ञानचंद्र, शीलभद्र, या नागार्जुन, या प्रभा मित्र। दोस्तों शीलभद्र जो थे वह नालंदा विश्वविद्यालय के सबसे प्रसिद्ध कुलपति थे। दोस्तों आप नालंदा विश्वविद्यालय को देख सकते हैं। अगर आपसे यह प्रश्न पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश में हुआ था, तो दोस्तों गुप्त वंश में हुआ था। किस राजा ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, तो कुमारगुप्त वन ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगर प्रश्न आपसे यह पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था, इसमें आग किसने लगाया था, तो दोस्तों बख्तियार खिलजी ने लगाया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र में निम्नलिखित में से बिहार में कौन से है, यानी बिहार में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है, आपको यह बताना है। गया, फुलवारी शरीफ या मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों इन तीनों जगह पे है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सबसे पहले महाकवि कौन है, यानी बिहार के सबसे पहले महाकवि कौन थे, प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है। ऑप्शन हमारा वेद व्यास, विद्यापति, या वाल्मीकि, या शरण गुप्त। दोस्तों आप चित्र के माध्यम से भी देखकर उत्तर दे सकते हैं। विद्यापति जो थे वो बिहार के पहले महाकवि थे, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के बिहार राज्य की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। आपको बताना है कि बिहार राज्य की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन देखते हैं, ममता बनर्जी, मायावती, या सचेता कृपलानी, या राबड़ी देवी। तो दोस्तों बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी होगी। ये दोस्तों लालू यादव की पत्नी है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न ये पूछे कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी कहते थे, वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्री राबड़ी देवी है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की ताम्र मूर्ति बिहार में कहाँ प्राप्त हुई। आपको बताना है कि बुद्ध की जो ताम्र मूर्ति प्राप्त हुआ है वह कहाँ प्राप्त हुआ है। ऑप्शन देखते हैं हम, वैशाली, बोधगया, या दीदारगंज पटना में, या सुल्तानगंज भागलपुर में। दोस्तों आप भागलपुर में जो बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुआ है, यानी बिहार में कहाँ से, भागलपुर में। भागलपुर में भी कहाँ, सुल्तानगंज। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है। यानी बताना है दोस्तों बिहार के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है। ऑप्शन हमारा अथर्ववेद, आर्यक, या उपनिषद, या सामवेद। बताइए दोस्तों 148 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दोस्तों अथर्ववेद से जो बिहार का सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो है वह बिहार का दोस्तों अथर्ववेद ही है, बिहार में सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, मगध विश्वविद्यालय बोधगया में कब स्थापित हुआ है। ऑप्शन हमारा 1963, 1964, 1962 या 1961। बताना है दोस्तों जो मगध विश्वविद्यालय है वह बोधगया में कब स्थापित हुआ था, जल्दी बताइए दोस्तों। दोस्तों यह स्थापित हुआ था 1962 में, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुआ है। दोस्तों महावीर जैन को हम जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते थे। महावीर जैन जो थे वो जैन धर्म में 24वें
तीर्थकर थे। यहाँ से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों महावीर जैन के जन्म जो हुआ था वह कुंडल ग्राम में हुआ था और इनका मृत्यु पाटलिपुत्र, इनका मृत्यु दोस्तों पावापुरी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए ऑप्शन देखते हैं इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि महावीर जैन का मृत्यु कब हुआ था, यानी इनका निधन कब हुआ था। ऑप्शन हमारा राजगीर, समस्तीपुर, पावापुरी या रांची। तो दोस्तों अभी बताया है कि महावीर जैन का मृत्यु कहाँ हुआ है, पावापुरी में, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। आइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, जहां महावीर जैन का मृत्यु हुआ था वह जगह का नाम पावापुरी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, यानी बिहार को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है। ऑप्शन हमारा बौद्ध प्रदेश, गुप्त साम्राज्य या मगध प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही आसान है। यह प्रश्न हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों बिहार को प्राचीन काल में मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तेल शोधक कारखाना बिहार में कहाँ है। दोस्तों इस प्रश्न को उत्तर बहुत ही आसान है। पिछले बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। ऑप्शन है दरभंगा, पटना, बरौनी या मरकुंडा में। तो दोस्तों आप सभी को यह उत्तर पता है, जल्दी बताइए। दोस्तों बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वह बरौनी जिला में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। पुरातात्विक संग्रहालय के वैशाली कब स्थापित हुआ है। दोस्तों पुरातात्विक संग्रहालय के वैशाली कब स्थापित हुई थी, आपसे प्रश्न यह पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों हम ऑप्शन देखते हैं। 1940, 1967, 1945 या 1932। दोस्तों बताइए कब हुआ था स्थापित। तो दोस्तों 1945 में पुरातात्विक संग्रहालय के वैशाली स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में कहाँ स्थित है। बताना है दोस्तों अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार में कहाँ है। ऑप्शन हमारा वैशाली, भागलपुर, पटना या मुंगेर। जल्दी बताइए दोस्तों 154वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों ये पटना में है, पटना जिले में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मगध राज की राजधानी किसने निर्माण किया था। देखिए दोस्तों मगध राज की जो राजधानी थी उसका राजगृह का निर्माण किसने किया था, आपसे यह पूछा गया। ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या महागोविंद। तो दोस्तों 155 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। दोस्तों ये राजगृह की स्थापना किसने किया था, महागोविंद ने किया था। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जैन धर्मावलंबियों की प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा। ऑप्शन है पावापुरी, पारसनाथ या वैशाली। तो दोस्तों जैन धर्मावलंबियों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल ये तीनों हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कब स्थापित हुआ था, आपको बताना है कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ कब स्थापित हुआ था। ऑप्शन हमारा 1953, 1954 या 1951 या 1952। जल्दी उत्तर दीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका उत्तर। दोस्तों इसका उत्तर होगा 1951 में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी उत्तर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। देखिए दोस्तों बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यह अभी कहाँ है दोस्तों, ये बोध गया में है। तो दोस्तों यह चतुर्थ पीढ़ी का है, यानी चौथा पीढ़ी का है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 158 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों, चतुर्थ होगा, यानी बी होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के बिहार राज्य के चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुआ था। ये दोस्तों प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भारत के बिहार राज्य के चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुआ था। 159 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों। दोस्तों इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है। दोस्तों सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला आपसे पूछा है। ऑप्शन है हमारा रोहतास, लखीसराय, सुपौल या गोपालगंज। जल्दी उत्तर दीजिए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों रोहतास जो जिला है वह महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है। देखिए दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से तीसरा और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य बिहार है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी यानी जो जैन धर्म का प्रवर्तक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों अभी बताया कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। और इनका मृत्यु पूछे तो इनका मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों? पावापुरी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा हमारा, कुंडल ग्राम, ये वैशाली जिले में है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? बताइए दोस्तों, बिहार में जापानियों ने कहाँ विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? ऑप्शन है हमारा देव, बोध गया या राजगीर। जल्दी बताइए दोस्तों, 163 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दोस्तों जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण राजगीर में कराया था, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन निम्न में से किसके समय में हुआ था? देखिए दोस्तों, 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ था। आपको प्रश्न में चतुर्थ पूछा है। चारों बौद्ध संगति की डिस्कशन हम करेंगे आगे। अभी चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में बात करते हैं। इसका आयोजन किसके समय में हुआ था, यह पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है अशोक, हर्ष, कालाशोक या कनिष्क। तो इसका उत्तर दोस्तों कनिष्क होगा। आइए दोस्तों चारों बौद्ध संगति के बारे में समझते हैं। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। पहला बौद्ध संगति 483 ईस्वी में हुआ था, जिस वर्ष गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था। ये दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया था, इसका आयोजन अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जिस वर्ष बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था, उसी वर्ष हुआ था, अजात शत्रु के द्वारा हुआ था, और यह हुआ था दोस्तों राजगीर में। जो सेकेंड बौद्ध संगति हुआ था उसका आयोजन दोस्तों कालाशोक द्वारा किया गया था, और उसका वैशाली में आयोजन किया गया था। जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था उसका आयोजन अशोक द्वारा किया गया था, और वह पाटलिपुत्र में किया गया था। और दोस्तों जो चतुर्थ बौद्ध संगति है उसका आयोजन कनिष्क के द्वारा किया गया था, और यह कश्मीर में किया गया था। आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में स्थित अजगैबीनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? आपको बताना है कि अजगैबीनाथ मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है। ऑप्शन हमारा सोनपुर, सुल्तानगंज, बोधगया या पाटलिपुत्र। तो अब दोस्तों उत्तर दीजिए, 165 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दोस्तों अजगैबीनाथ मंदिर सुल्तानगंज में है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, पुरातात्विक संग्रहालय के बोधगया की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? यानी दोस्तों पुरातात्विक संग्रहालय बोधगया की स्थापना कब हुआ था, आपको यह बताना है। ऑप्शन देखते हैं हम, 1955, 1954 या 1956 या 1953। जल्दी उत्तर दीजिए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? दोस्तों पुरातात्विक संग्रहालय बोधगया की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता था? ऑप्शन है वैशाली, बोधगया या उदंतपुरी या पाटलिपुत्र। दोस्तों उदंतपुरी को बिहार शरीफ के नाम से भी जाना जाता था, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? बताना है दोस्तों, बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना किया गया था? ऑप्शन देखते हैं हम, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। बताइए ना दोस्तों, आपको बिहार में सबसे पहले किस बैंक का स्थापना किया गया था? दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही होगा। बिहार में सबसे पहले इलाहाबाद बैंक की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था? देखिए दोस्तों, और गौतम बुद्ध का बात करें तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है, और उनका पहला उपदेश को ही हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, उनका पहला उपदेश सारनाथ में हुआ था, जिस उपदेश को उन्होंने पाली भाषा में दिया था। तो यहाँ प्रश्न यह पूछ रहा है कि पहला उपदेश यानी धर्म चक्र प्रवर्तन गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे? तो दोस्तों ये दिए थे आपको सारनाथ में दिए थे, तो ऑप्शन डी सही होगा। एक और प्रश्न दोस्तों और पूछे, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक गाँव में हुआ था। और गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों? गौतम बुद्ध का मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था। उनके गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम दोस्तों यशोधरा था, और उनके पुत्र का नाम राहुल था।
और गौतम बुद्ध ने दोस्तों सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय बौद्ध परिषद जो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी उसका संरक्षक कौन था? देखिए दोस्तों, जो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था उसका आयोजन कौन किया था, प्रश्न में यह पूछ रहा है। तो आपको पता है दोस्तों, अशोक ने इसका आयोजन किया था और पाटलिपुत्र में किया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। देखिए दोस्तों, जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु ने किया था, यह किया था राजगृह में किया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु द्वारा, और दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक द्वारा किया गया था वैशाली में, और तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक द्वारा किया गया था, पाटलिपुत्र में किया गया था। और दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के द्वारा किया गया था और वह कश्मीर में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? मधेपुरा, सारण, सिवान या सहरसा? बताना है दोस्तों, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला बिहार में कौन सा है? 171 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों सहरसा जिला सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। अगर पूछे सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जिला बिहार में कौन है, तो रोहतास है और सबसे कम सहरसा है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। केंद्र और राज्य के बीच नरेगा योजना का खर्च किस अनुपात में वहन किया जाता है? ऑप्शन हमारा 90:10, 50:30 या 72:55 या 80:75। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 90:10। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? दोस्तों अभी बताएं कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। ये कहाँ है? ये दोस्तों वैशाली में है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। दोस्तों अगर ये कुंडलग्राम नहीं रहता तो ऑप्शन डी भी हमारा सही होता, क्योंकि यह वैशाली में ही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा दोनों होगा, लेकिन कुंडलग्राम सबसे बेस्ट होगा क्योंकि ये वैशाली का एक स्थान है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? यानी महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? आपसे प्रश्न यह पूछ रहा है। ऑप्शन है वैशाली, राजगृह, नालंदा या पावापुरी। तो दोस्तों महावीर स्वामी का मृत्यु पावापुरी में हुआ था, और इनका जन्म पूछे तो इनका जन्म वैशाली में हुआ था। वैशाली में कहाँ? तो दोस्तों वैशाली में कुंडलग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? बताइए दोस्तों, बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ यानी शुरुआत कब किया गया था? ऑप्शन हमारा 12 जनवरी 2001, 30 मार्च 2004 या 19 जून 2002 या 16 अगस्त 2005। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा सी होगा। 19 जून 2002 में जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? बताना है दोस्तों, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? रवि स्वरूप धवन, राजेश बलिया, दीपक कुमार सेन या रणधीर वर्मा? जल्दी उत्तर दिए दोस्तों। 176 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले अशोक चक्र प्राप्त किया है? दोस्तों रणधीर वर्मा जो है वो बिहार का पहला व्यक्ति है जिन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? आपको बताना है कि सबसे कम घनत्व किस जिला का है। देखिए दोस्तों, कैमूर, नालंदा, सहरसा या पूर्णिया। तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा है तो कैमूर होगा, क्योंकि ये दोस्तों पहाड़ी इलाका है, यहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं, यहाँ सबसे कम लोग रहते हैं। बिहार में अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो कैमूर होगा, और दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूछे तो शिवहर होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से राजगिरी का पुराना नाम क्या है? यानी राजगिरी का पुराना नाम आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारा मगध, ग्रीवराज या वसाड़ या पाटलिपुत्र। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ग्रीवराज होगा, क्योंकि राजगिरी का पुराना नाम क्या है? ग्रीवराज। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है कौन सा? बताना है कि जनसंख्या घनत्व में बिहार का पूरा भारत में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है जनसंख्या घनत्व में बिहार 1 नंबर पे आता है। देखिए भारत में प्रथम, तो दोस्तों भारत में प्रथम जनसंख्या घनत्व में बिहार आता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यहाँ 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, इसलिए इसका बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हमारा मनेर,
राजगृह या बिहार शरीफ या फुलवारी शरीफ। बताना है दोस्तों बिहार में मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है, जल्दी बताइए। 180 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? मखदूम कुंड राजगृह में स्थित है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? देखिए दोस्तों बिहार में फाग राग के गीतों की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन है हमारा नवल किशोर, राजा शाह या कवि विद्यापति या बुकानन ने। तो ऑप्शन बताइए दोस्तों बिहार में फाग राग की रचना किसने किया है, आपको यह बताना है। जल्दी बताइए दोस्तों बिहार में फाग राग की स्थापना किसने किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर नवल किशोर सिंह होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग निम्नलिखित में से किस समय गाया जाता है? यानी बिहार में जो लगनी राग गाया जाता है वह किस समय गाया जाता है? ऑप्शन हमारा मुंडन संस्कार, अंतिम संस्कार या विवाह के समय या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों लगनी राग विवाह के समय में गाया जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का प्रतिशत करीब कितना? बताना है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति कितना प्रतिशत निवास करता है। ऑप्शन है हमारा 7.5%, 15.3% या 1.3% या 11%। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर 1.3% होगा। बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? लगभग 1.3%। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? यानी सबसे कम लिंगानुपात पूछा है दोस्तों बिहार में कहाँ है? ऑप्शन है सीतामढ़ी, मधुबनी, मुंगेर या मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों 184 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। दोस्तों मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है, यानी सबसे ज्यादा महिला पुरुषों में अगर अंतर पूछे तो सबसे कम कहाँ होगा? मुंगेर में होगा। और सबसे ज्यादा कहाँ होगा दोस्तों? गोपालगंज में होगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार का वो कौन सा जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? आपको बताना है कि बिहार के किस जिला में महिलाओं की संख्या अधिक है और पुरुषों की जनसंख्या कम है। दरभंगा, सिवान, गोपालगंज या सारण में। दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, बताना है कि किस जिला में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है। तो 185 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों गोपालगंज में जो महिलाओं की संख्या वो सबसे ज्यादा है और पुरुषों की संख्या सबसे कम है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यानी बिहार में जो पंचायत चुनाव होता है वो उसका निर्णय कौन लेता है? आपको प्रश्न में यह पूछा गया है। ऑप्शन केंद्र सरकार, चुनाव आयोग या जिला न्यायाधीश या राज्य सरकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारा राज्य सरकार होगा। यह राज्य सरकार निर्णय करता है कि पंचायत चुनाव कब होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सा आधुनिक शहर है जिसका पुराना नाम उदंतपुरी है? तो दोस्तों बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या है? उदंतपुरी है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का कौन सा वंश है? देखिए दोस्तों प्रश्न यह पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश में किया गया था? तो दोस्तों इसकी स्थापना गुप्त वंश में किया था। और किस राजा ने किया था? कुमारगुप्त ने किया था इसकी स्थापना, यानी कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम क्या है? आपको बताना है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है देवपाल, नरेंद्रपाल, नयनपाल या धर्मपाल। तो दोस्तों विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन है? धर्मपाल है, यह पाल वंश के राजा थे। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध कवि विद्यापति निम्नलिखित में से कहाँ के निवासी थे? आपको बताना है कि विद्यापति कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन है हमारा मनेर, पूर्णिया, मिथिला या वैशाली। जल्दी बताइए दोस्तों 190 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विद्यापति कहाँ के निवासी थे? दोस्तों प्रसिद्ध कवि विद्यापति वैशाली के निवासी थे, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। वास्तुकार महागोविंद निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में था? आपको बताना है कि महाकवि जो वास्तुकार था वो निम्नलिखित में से किस दरबार में रहता था? ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार या शिशुनाग। जल्दी बताइए दोस्तों 191 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दोस्तों अशोक
महागोविंद जो था वह बिंबिसार के दरबार में था, यानी यह वस्तुकार महागोविंद किसके दरबार में था? बिंबिसार के दरबार में। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जिस वर्ष गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था उसी वर्ष हुआ था। तो आपको यह मालूम होगा और गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था, तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था और इसी वर्ष बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और अजात शत्रु के द्वारा आयोजन किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? 483 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के बहुत से स्रोत मिले? आपको बताना है कि बिहार का ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है जहां गर्म जल के बहुत स्रोत मिले हैं। ऑप्शन है देवपुरी, पावापुरी या राजगीर या बिहार से। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? राजगीर होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन हमारा पटना, गया, जमुई और दानापुर। बताना है दोस्तों विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन देख सकते हैं पटना, गया, जमुई या दानापुर। तो दोस्तों विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध राज को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? बताना है कि दोस्तों मगध राज को किस शासक ने गौरव प्रदान किया, यानी मगध राज में किस शासक ने पहला अपना वंश स्थापित किया, यानी किसने पहला शासन किया? ऑप्शन बिंबिसार, अजात शत्रु या चंद्रगुप्त या अशोक ने। तो दोस्तों 195 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। दोस्तों बिंबिसार जो राजा थे उसने मगध वंश में पहली बार वंश की स्थापना किया था। किस वंश की स्थापना किया था? तो हर्यक वंश की स्थापना किया था, यानी मगध पर पहला वंश कौन स्थापित हुआ था? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश को किसने स्थापित किया था? बिंबिसार ने किया था। दोस्तों अगर मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो बिंबिसार ही होगा, जिसने पहला अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये होगा, बिंबिसार होगा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से किससे जानकारी मिलती है? देखिए दोस्तों बिहार में जो 3 महाजनपद थे, पूरा भारत में पूछे कि कितना महाजनपद थे, तो पूरा भारत में दोस्तों 16 महाजनपद थे, जिसमें से बिहार में 3 महाजनपद थे। कौन कौन से जनपद थे दोस्तों? एक था लिच्छवी, एक था राजगिरी और एक था आंग। ठीक है दोस्तों, ये 3 महाजनपद बिहार में थे। इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हुआ? आपको बताना है कि नालंदा में जो उत्खनन हुआ है उससे क्या प्राप्त हुआ। ऑप्शन है मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, पाल काल का बौद्ध विहार या शुंग वंश का बौद्ध विहार। बताना है दोस्तों नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता निम्नलिखित में से किसने लगाया? आपको बताना है कि नालंदा में स्थित जो बड़ा गांव है उसका पता किसने लगाया था। ऑप्शन है हमारा आर ब्रूसफुट या कनिघम ने या व्हीलर ने या मैकेंजी ने। तो दोस्तों इसका पता जो लगाया था वो कनिघम ने लगाया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से पहला मुगल शासक कौन था जिसने अभिलेख बिहार में मिला? बताना है आपको दोस्तों पहला मुगल शासक कौन है जिसका अभिलेख बिहार से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन हमारा बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो दोस्तों मुगल काल के अकबर राजा का जो शिलालेख है वो बिहार से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन ए सी हमारा सही होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? ऑप्शन हमारा अंगुत्तर निकाय या दीर्घ निकाय या विनय पिटक या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा? दीर्घ निकाय, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको सभी प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।